बच्चों, कल मैंने आपको ये बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी में आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्नावली 1.3 के दूसरे प्रश्न में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। ये प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, उसी तरह से जैसे हमने पहले प्रश्न किया था, हम पहले इसे परिमेय मान लेंगे। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, यहाँ पर अगर ये परिमेय संख्या तो इसको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो हम 3+2√5 को परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3+2√5 बराबर हमने P/Q लिख दिया। अब बच्चों, जो लेफ्ट साइड में 3+2√5 है, तो हमने 3 का पक्षांतर कर दिया। हम लेफ्ट साइड में हमारा बच गया 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। अब हमने क्या किया, √5 के साथ 2 भी आ रहा मल्टीप्लाई में, तो हमने 2 से इस समीकरण के दोनों पक्षों को भाग दे दिया है। तो हमारा लेफ्ट साइड में आ गया √5 इज इक्वल टू हाफ इंटू P/Q -3/2। तो लेफ्ट साइड में हमारा बच गया √5 और राइट साइड में आ गया P/2Q -3/2। तो जो राइट साइड में देखो बच्चों, P/2Q, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो ये जो राइट साइड में हमारा आया है, ये एक परिमेय संख्या आ गई है। दायां पक्ष हमारा परिमेय संख्या आ गई है। अब हमारा जो पहली इक्वेशन हमने इसको लिख दिया है, इस पहली इक्वेशन में राइट साइड तो परिमेय हो गया है, जबकि बायां जो पक्ष है √5, वो हमने पहले ही सिद्ध किया है कि √5 अपरिमेय होता है। तो दायां तरफ है परिमेय, बायां पक्ष है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। तो ऐसा क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि हमने कल्पना की थी कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों, इससे रिलेटेड मैं एक सवाल आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ गृह कार्य के लिए। सिद्ध कीजिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह मानते हुए कि √2 पहले से हम जानते हैं कि यह अपरिमेय होती है √2। तो उस आधार पर हमें सिद्ध करना है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, जब हम परिमेय संख्या को, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसका दशमलव प्रसार करें, उसको दशमलव में बदलें, तो दो तरह के दशमलव हमें प्राप्त होते हैं। एक शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव होता क्या है? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में तो व्यक्त करते हैं, उसके बाद हम उसका जो हर है Q, उसके अभाज्य गुणनखंडों को देखते हैं। अगर वो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात जनरली हम इसको कह सकते हैं कि अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में प्राप्त होते हैं, तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। यहाँ पर n और m जो हमने ले रखे हैं घातों में, वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक, अच्छा, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कोई और संख्या आ जाती है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तब हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह के दो तरह के हमारे दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा मैंने बताया अशांत आवर्ती, या इसका एक दूसरा नाम है अनवसानी दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये समझ गए होंगे आप। जैसे ही हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में, अर्थात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं आते हैं, उसके अतिरिक्त भी कोई और गुणनखंड आ जाता है, तो हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। और बच्चों, जो
परिमेय संख्या नहीं होती है अर्थात अपरिमेय होती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और अनावर्ती। ठीक है, तो अब हमें मान लेते हैं ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई परिमेय संख्या है उसको दशमलव रूप में बदलिए, पी अपॉन क्यू के रूप में हमें दी है, उसे दशमलव के रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, हर की घात जो है क्यू को की घात को 10 की घात के रूप में बदलेंगे। तो उसे हमें या तो अंश और हर में 2 की घात से गुणा करना पड़ेगा या 5 की घात से गुणा करना पड़ेगा, वो प्रश्न पर निर्भर करेगा। जैसे मैं प्रश्नावली 1.4 का दूसरे प्रश्न का एक खंड ले रहा हूँ कि यहाँ पर कोई संख्या हमें दे रखी है, पहले ये बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, और उसके बाद हमें उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे ये दूसरे सवाल में है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत, पहले तो ये बताना है। उसके बाद यदि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर p की जगह पर 13 दिया है अंश, और हर q की जगह पर हमें 3125 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम q के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 अर्थात 5 की घात 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 की घात तो है नहीं, लेकिन देखिए हम कोई भी संख्या उसकी घात शून्य होती है उसको हम 1 कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 2 की घात आ रही है तो हम 2 की घात शून्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 5 ही आ रहा है केवल, तो गुणा 1 लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 की जगह हम 2 की घात शून्य लिख सकते हैं, अर्थात ये जो इसका दशमलव प्रसार है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, अंश तो 13 वैसे ही रहा, अपॉन में जो था वो आया था हमारा 5 तो अब यहाँ पर अगर 2 भी होता हर में, तो दोनों की पावर 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो हम इसको 5 × 2 की होल पावर 5 लिख सकते थे। तो अब हम 2 की पावर 5 लाने के लिए अंश और हर दोनों को 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। तो 13 × 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 तो था ही, इंटू 2 की पावर 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। अंश और हर में दोनों को हमने 2 की घात 5 से गुणा कर दिया। तो ऊपर तो आ गया हमारा 13 × 2 की पावर 5 मीन्स 13 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन नीचे हमारा जो था दोनों की पावर इक्वल है 5 × 2 की पावर 5 × 2 होता है 10, तो अपॉन में हमारा आ गया, ऊपर आ गया हमारा 13 × 32 अपॉन 10 की पावर 5। तो 13 × 32 हमारा आ गया 416 अपॉन 10 की पावर 5 1 लाख। अब 1 लाख से डिवाइड करना या 1000 से या 100 से डिवाइड करना इजी होता है, केवल डेसिमल का स्थान बदल जाता है, दशमलव का स्थान। तो ये हमारा आ गया 0.00416। तो यही इसका दशमलव प्रसार होगा। थैंक यू। तो इसी प्रश्नावली का मैं तीसरा प्रश्न ले रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है जो प्रश्न 3 मैं बोल रहा हूँ, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p अपॉन क्यू के रूप में की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस तरह के होंगे? क्या 2 की घात के या 5 की घात के रूप में होंगे या अन्य किसी और संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी हो सकते हैं, यह हमने बताना है। इसमें पहला जो हमें दिया 3 खंडों में दिया, फर्स्ट पहले वाले पार्ट में दिया है 43.123456789। सेकंड पार्ट है इसका 0.120 1200 12000 12000 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे कोई और भी है ये। तीसरा पार्ट दिया है 43 बार लगा हुआ है, दंड लगा हुआ है डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर। 43.123456789 बार। तो पहला जो इसमें खंड दिया हुआ है बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं 43.123456789, उसके बाद कोई बिंदु भी नहीं लगे हैं, डॉट 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 नहीं लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर ये भाग पूरा हो रहा है 9 पर, पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब शेषफल 0 आ जा रहा होगा। तो अतः हम कह सकते हैं यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसे अगर हम p अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? क्योंकि ये शांत दशमलव आ रहा है तो या तो 2 की घात के रूप में आएंगे
या 5 की घात के रूप में होंगे या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में हो सकते हैं। अर्थात ये गुणनखंड जो है इसके अभाज्य गुणनखंड क्यू के यहाँ पर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। सेकंड पार्ट दिया बच्चों इसका 0.120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 120000 एंड सो ऑन आगे को आते जा रहा है इस तरह से। तो बच्चों ये अशांत अनावर्ती है दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 के बाद पहले 1 0 आया है, फिर 1-2 के बाद 2 0 आ रहे हैं, फिर 1-2 के बाद 3 0 हो रहे हैं, इस तरह से 0 बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है एक क्रम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर शून्य जो 1-2 के बाद जो शून्य आ रहा है उनकी संख्या बदलती जा रही है। तो यह एक अशांत अनावर्ती प्रसार वाली संख्या है जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्यू के अभाज्य गुणनखंड की कोई बात ही नहीं आएगी। तो तीसरा खंड बच्चों 43.12345678 उसके ऊपर बार है डेसिमल के बाद इन 9 अंकों के ऊपर। तो यहाँ पर यह है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यही अंक बार बार आ रहे हैं। तो अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 के रूप में भी हो सकता है। तो उसके अतिरिक्त भी कोई ना कोई एक अन्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में अवश्य होगी। ठीक है बच्चों। तो मैं अगले चैप्टर में आऊँगा कल बहुपद के बारे में